ऑलराइट ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट लेक्चर ऑफ दिस अनदर चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। दिस इज द चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 7 चैप्टर्स लगभग होते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये चैप्टर को निकाल दिया गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये चैप्टर का वन शॉट लाइक एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज हो गई है। तो बेसिकली हम जो है एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज सबसे पहले कवर करते हैं, जहां पर हम इन डिटेल पूरा चैप्टर को सीरीज में करते हैं, लाइक प्लेलिस्ट रेडी होती है, ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज में। बट देन आफ्टर दैट हम शॉर्ट टाइम में चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करनी है। एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट छोड़े बगैर, उसको भूले बगैर हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ध्यान देना है। सो फॉर दैट वी हैव वन शॉर्ट सीरीज। जैसे अभी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप देखोगे ये लगभग 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। वन शॉट एक लेक्चर का मैं नहीं बनाऊंगी बिकॉज इसके वेरियस रीजन। पहला रीजन तो ये है कि बहुत लेंथी हो जाता है, 4 घंटे का लगभग बन सकता है अगर एक ही बार में वन गो में बनाने जाए तो। एंड सेकेंडली कुछ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन डाउनलोड करके बाद में देखते हैं, सो उनके लिए वो बहुत ज्यादा हाई स्टोरेज या हाई डेटा यूज करने का एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, और हाई डेटा कंज्यूम करता है वो बेसिकली। तो वन शॉट एक लेक्चर का लेक्चर्स हम प्रिपेयर करते हैं। वन शॉट में आप लोग को पूरा चैप्टर इन 1 और 2 पार्ट्स कवर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमारे पास पीवाईक्यूज की सीरीज है, जहां पर हम क्या करते हैं 2025 से 2010 तक के जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसका हम पीवाईक्यूज देखते हैं फ्रॉम 2025 टू 2010 यहां तक के इन पूरे सालों में जितने क्वेश्चंस आए हमने 2010 तक के इसको कवर करना है, ठीक है। तो अभी ये कुछ चैप्टर्स का हुआ है पीवाईक्यूज, कुछ चैप्टर्स का भी बाकी है। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसके पीवाईक्यू सीरीज भी अपलोड होते जाएंगे। अब इसके साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करती है फ्रॉम लुकिंग एट द पेपर ऑफ नीट 2024 का हमने पेपर देखा, वहां पर जैसा था उस हिसाब से अगर देखेंगे तो नीट 2025 का जो पेपर था, सॉरी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2026 में जो है हम किस तरीके का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आपका फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी डिफिकल्ट और लाइक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स पता होने चाहिए जहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे और कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद दिस चैप्टर, ठीक है। देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर का मैं आप लोग को वेटेज अगर बताऊं तो ये चैप्टर के अंदर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मान के चल सकते हो 8 से 12 मार्क्स आपके ये कैरी करता है, ठीक है। मिनिमम 8 मार्क्स तो रहते ही है, मतलब 2 क्वेश्चन तो आता ही है, बहुत रेयर केसेस में 1 क्वेश्चन भी आता है। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस तरीके का वेटेज देखा जाता है लगभग वही वेटेज है इसका। इसके अंदर हमने 2 पार्ट्स देखने हैं। एक तो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करनी है, हमारे बॉडी के अंदर कौन से फ्लूइड्स देखे जाते हैं। तो सबसे मेजरली पाने वाला जो फ्लूइड होता है वो होता है हमारा ब्लड, ठीक है। कहीं से भी कट हो जाता है, कहीं से भी वुंड हो जाता है, हमें पता है कि ये जो हम बाहर की स्किन देख रहे हैं, अगर इसको हम सबसे पहले निकालने जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देगी दैट विल बी ब्लड। तो ये हमारी बॉडी का काफी ज्यादा वेट भी कैरी करता है और काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर ब्लड। दूसरी चीज एक और एक फ्लूइड होता है जो बहुत से बच्चों को नहीं पता है, ये चैप्टर में हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर लिम्फ, ठीक है। अब ये लिम्फ क्या है, ये भी एक तरीके का फ्लूइड ही है और ये कहां से डिराइव होता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इसके भी इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये चैप्टर है, यहाँ पर लिम्फ के बारे में, लिम्फ नोड्स के बारे में, इसकी स्पेशल साइट्स जहां पर ये प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात की गई है। दिस इज योर 12th एनसीईआरटी का टॉपिक, ठीक है। ये 12th एनसीईआरटी में आप लोग को और बताया हुआ है। तो अब जितना 11th में बताया हुआ है, ठीक है, ये चैप्टर के अंदर उतना हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे और ये पार्ट को, और आपका जो 12th का पार्ट है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कंप्लीट होगा। अभी हम बात करते हैं अबाउट ये चैप्टर में हम देखेंगे क्या चीजें। तो हमारे जो टॉपिक्स होंगे, हम क्या इसके अंदर देखने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका ब्लड क्या होता है, वो पूरा आपका स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्शन से आगे तक के पूरा ब्लड के बारे में है। ब्लड ग्रुपिंग आगे दी गई है, फिर लिम्फ जो मैंने अभी जस्ट बताया, एक और एक बॉडी फ्लूइड, फिर हार्ट का आपको बेसिकली एनाटॉमी बताया हुआ है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम समझ सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। मैं आपको बता रही हूँ एनाटॉमी इज नथिंग बट फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बताऊं
तो आप स्ट्रक्चर्स को याद कर रहे होते हो, स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे होते हो, दैट इज एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट का क्या बताया, स्ट्रक्चर इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया गया है इन योर दिस चैप्टर। ठीक है, हार्ट हो जाने के बाद में फिर ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब ये जो आपका सीवीएस, हम भी इसको हम क्या कहते हैं, सीवीएस दैट इज योर कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम। हम इसे क्या कहते हैं, कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है कंप्राइजेस व्हाट, इट कंप्राइजेस कार्डियो, जो दो वर्ड इसके अंदर आए हैं उसी को ये हम ठीक है डाइवर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट। तो हमारा जो कार्डियोवेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर का मतलब होता है वेसल से रिलेटेड। तो हमारे हार्ट और जो वेसल्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, तो वेसल्स कौन से मिलते हैं, तो हमारे वीन्स होते हैं और आर्टरीज होते हैं। फाइन, ये आप लोग को यहां तक समझ में आ गया, कोई भी तरीके का डाउट नहीं है। तो ये जो दो चीजों का सिस्टम होता है उसको हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। आपकी इस चैप्टर के अंदर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफिकेशन और ब्रॉडली डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है। ठीक है, कार्डियक साइकिल आगे आप लोग का एक टॉपिक है। क्या है, ये सब वर्ड्स को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ईजी है। ईसीजी एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज इसकी ऑलमोस्ट होने को आ गई है। बाय द वे, एनसीईआरटी का जो हम रीडिंग सीरीज हम बताते हैं, ये एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज हो गई है। तो बेसिकली इसके लास्ट के 2 पार्ट्स बेसिकली बाकी है। तो एनसीईआरटी रीडिंग अगर सीरीज अगर आप देख रहे हो तो आप कोई भी डायरेक्टली कोई अगर टॉपिक आपको वन शॉट में भी नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट इन केस, तो यू कैन गो एंड रेफर द एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज, जहां पर मैं इन डिटेल हर एक टॉपिक को करवाती हूँ। एंड इसीलिए यहाँ पर लंबी प्लेलिस्ट बन जाती है। लंबे ज्यादातर वीडियोस होते हैं, ज्यादा पार्ट्स में होते हैं, 8 पार्ट्स 7 पार्ट्स इतने होते हैं। तो ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हर एक टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन भी क्या है वो भी हम देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जैसे हमने देखा था कि हमारा जो ब्रीदिंग होता है, ये रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है, तो वैसे हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो कौन रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट होती है वो सब। फिर लास्टली आपके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आपके सीवीएस से रिलेटेड मतलब कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या हो सकते हैं, वो सब हमने डिसऑर्डर्स के बारे में लास्टली बात करनी है। अब देखो, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट आपको सारे चैप्टर्स के अंदर मोस्टली देखा जाता है कि इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर क्या क्या चीज है, मेन कंटेंट आ जाता है, लास्टली उसका रेगुलेशन आ जाता है और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके का ही फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी तरीके से आपको चलना है और ये सारे पॉइंट्स कवर करने ही है। अब इंपॉर्टेंट इसके अंदर से कौन सा है, मैं एक चीज बता देती हूँ कि इसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्लड का टॉपिक है, हार्ट है। ठीक है, कार्डियक साइकिल है, हार्ट के चैम्बर्स अगर आपको पता रहेंगे तो आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज वे मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको तभी समझ में आएगा जब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पता होगा। तो जब आपको ये पता होता है दिस का हार्ट कैसा होता है, तो आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इजीली समझ जाते हो। और जब आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाता है तो हार्ट आपके लिए, ये हार्ट का जो एनाटॉमी है, बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, वो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है कार्डियक साइकिल एंड देन ईसीजी। ईसीजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ऑल गुड। डिसऑर्डर्स हर चैप्टर में आप लोग को करने ही है, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स है। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, अब दूसरी चीज तो मैंने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर 2 फ्लूइड्स होते हैं बता दिए। अब सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या होता है, बेसिकली सर्कुलेट करना। कोई भी चीज सर्कुलेट कर रही है मतलब वो क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। कोई भी चीज जब हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, कोई भी चीज हमारी बॉडी के पूरे एक एक पार्ट में जाती है, वहां पर स्प्रेड होती है और वहां से वापस आती है, उसको हम कहते हैं सर्कुलेट करती है। तो ये हमारा जो बॉडी है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो है बॉडी है। ठीक है, तो ये जो बॉडी हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही ऐसा इंसान मैंने बनाया है जो आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत गंदी ड्राइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉडी है ना, हम इस पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड है, यहाँ पर इसका हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर ब्लड गया, यहाँ पर ब्लड गया, सब जगह से ब्लड जा रहा है, सब जगह पहुंच रहा है ब्लड, और फिर वापस सर्कुलेट होकर वापस कहाँ पर आ रहा है, टर्न मार के हार्ट में आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि ये एक जगह है। ठीक है, ये एक जगह है जहां से ब्लड मूव होता है, सब जगह पहुंचता है और कहीं ना कहीं से डिफरेंट पाथवे से वो वापस हार्ट में ही आता है। और हार्ट से फिर उसका दूसरा कुछ क्या होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग होती है, जिससे वो ब्लड जो होता है वापस दूसरी जगह पर जाने के केपेबल हो जाता है। तो थ्रू आउट द बॉडी ये जो ब्लड होता है, स्प्रेड होता है, उसको हम कहते हैं सर्क्यूलेट करना। तो जब भी कोई चीज हमारे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सर्क्यूलेट या स्प्रेड हो रही होती है, दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज सर्क्यूलेशन।
क्लियर है यहाँ तक के? अब हम आगे बात करते हैं कि आपके स्टार्टिंग में ये चैप्टर के बारे में क्या बताया है। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि हमारे बॉडी के अंदर है ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज का हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बॉडी के हर एक सेल टू सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल टू सेल में, टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और बॉडी से आउटसाइड की तरफ कुछ चीज क्या हो रही है, आउटसाइड रिमूव हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, रिमूव हो रही है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेसिकली, एक बहुत ही माइनर लेवल से हमने एक मेजर लेवल पर देख लिया, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जरूरी है। तो सब्सटेंसेस कौन से आ जाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन जो हमें चाहिए, और दूसरी तरफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ये सारी चीजें जो होती है ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या देखा जाता है कि ये इनसाइड द बॉडी जाते हैं, इनसाइड द बॉडी, इनका जो डायरेक्शन है ये क्या है, इनसाइड द बॉडी। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनका क्या है, इनको बाहर निकालना होता है, इनको बाहर निकालना होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इट रिक्वायर्स वन मीडियम, रिक्वायर्स अ मीडियम। मीडियम मतलब जिसके थ्रू ये ट्रैवल करे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोग के लिए, कोई एक ओशन है, ठीक है, ओशन में क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या फिर वी कैन से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेटर अगर कोई, ठीक है, ऐसा कैन में, ठीक है, आपने अगर कोई मूवी वगैरह देखी होगी तो वहां पर एक कैन में क्या करते हैं, लेटर डालते हैं फोल्ड करके, और ये पूरा एम्प्टी कैन होता है और इसको हम पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो फ्लोट होता रहता है, वो फ्लोट होता रहता है, और फाइनली एक सी शोर पर जाकर वो, ठीक है, वहां पर जाकर वो सेटल हो जाता है, और वहां से फिर कोई ना कोई उसको पिक करता है, एंड दे गेट टू नो व्हाट इज देयर इन द लेटर। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर ये जो कैन था ना, ये इस पानी की वजह से आगे फ्लोट होता गया, ठीक है। ये पानी अगर नहीं होता तो ये कैन उधर ही रहता, ठीक है, उधर ही रहता। अगर वहां पर अगर आप जमीन पे कोई चीज फेंक दोगे तो वहां से वो आगे ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम ऐसा नहीं है जो उसको मूव कर सके। लेकिन ये जो वाटर है, ये वाटर की वेव्स जो है कहीं ना कहीं मूव हो रही होती है, और जिसकी वजह से ये जो इसके अंदर प्रेजेंट मटेरियल होते हैं, फिश होती है, फिश के पास में तो दूसरे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन कोई ये भी ऐसा डेड मटेरियल है, कोई अगर जानवर मर जाता है तो वो तक के यहाँ पर जाके सेटल हो जाता है, यहाँ पर जाकर सेटल हुआ मिलता है। जो कैन है वो भी इसके साथ में इसी के फोर्स में मूव करता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास में एक मीडियम था, हमारे पास में क्या था, एक मीडियम था जो कि था वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास में जो भी प्रेजेंट मटेरियल्स है, ठीक है, मीडियम है वो वाटर है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे मटेरियल्स छोड़ रहे हैं, ठीक है, मटेरियल्स छोड़ रहे हैं, और ये वाटर जब जहां के जो भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके साथ साथ ये मटेरियल फ्लो करता जाएगा। फाइन, क्लियर है यहाँ तक के? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा कोई ना कोई ओशन होना चाहिए जिसके साथ में हम अगर हमारे कोई भी मटेरियल्स, जो कि कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये सारे मटेरियल है, तो हम इसको मूव करवाए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाए, इसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई मीडियम भी होना चाहिए। तो मीडियम क्या है, वो मीडियम है हमारा इनसाइड द बॉडी, इसके लिए रिक्वायर होता है मीडियम, एंड दैट मीडियम इज योर ब्लड। इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, ब्लड। तो ब्लड जो होता है एक हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम होता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, और बहुत सारे इसके काफी सारे एग्जाम्पल, काफी सारे रोल्स और फंक्शंस होते हैं। स्टोरेज करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे काम करता है। फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाता है। तो सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन के अंदर हमने क्या देखा कि हमारा जो ब्लड है बेसिकली वो हमारी बॉडी में पूरा हर एक जगह पर पहुंचकर सर्कुलेट होता है, और वहां से जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उस टिश्यू तक पहुंचाता है, और वो टिश्यू से जो भी वेस्ट मटेरियल लेकर रिमूव करवाना है वो करवाता है। इतना यहां तक समझ में आ गया। अब सर्कुलेशन, ठीक है, तो सर्कुलेशन जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग, वी कैन से organisms have different organisms have different method for this purpose। क्या पर्पस है, for this purpose, क्या पर्पस है, for exchange, for transport of these substances। तो वो जो सब्सटेंसेस हमने कहे इसके ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मेथड होता है। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दिया है स्पॉन्जेस का, स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्राटा,
ठीक है, ये जो है हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, ये क्या है हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। इनके अंदर क्या देखे जाते हैं, बॉडी कैविटीज देखी जाती है। बॉडी कैविटीज क्या करती है, इनके पास में एक बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, स्पंजेस की बात करें तो इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, वाटर इसके अंदर आता है, वाटर इसके अंदर आता है, वॉश करता है पूरा, ठीक है, ये वाटर जो इधर पर एंटर किया ये पूरा यहाँ पर पूरी बॉडी को वॉश करेगा, इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो इसके अंदर एंटर कर लेगा और फिर यहाँ से ये जो वाटर विथ न्यूट्रिशन आया है, ठीक है, इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिशन या फिर यूजफुल मटेरियल होगा, ये पूरा जो ऑर्गेनिज्म है इट विल टेक अप दिस न्यूट्रिशन मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल, और जो भी वेस्ट उसको देना होगा बॉडी से वो वाटर के साथ फ्लश होकर रिमूव हो जाएगा। तो बॉडी कैविटीज इनके पास में होती है जो कि क्या करती है, बेसिकली बॉडी कैविटीज होती है, जो कि बॉडी कैविटीज होती है जिसके अंदर बेसिकली वाटर वॉश एक तरीके से होता है और यहाँ पर सारे सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो सर्कुलेशन हो रहा है और सारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सब्सटेंसेस के, ठीक है। अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स में देखें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके आ जाते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स हो जाते हैं, एव्स हो जाते हैं और मैमल्स हो जाते हैं, मैमल्स हो जाते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट देखा जाता है। कितना चैम्बर का हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यहां पर एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन इज योर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास में क्या होता है, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। फिर आ जाते एव्स, इनके पास में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और जो मैमल्स होते हैं इनके पास में भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये मैं जो चैम्बर्ड हार्ट कह रही हूं ये क्या है, चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है इनके पास में। अब ये चैम्बर्स क्या होते हैं, चैम्बर्स बेसिकली कंपार्टमेंट्स होते हैं। चैम्बर्स क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, रूम बना दिया, इसके अलग अलग क्या कर दिया मैंने, डिविजन्स कर दिए। तो ये एक चैम्बर हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये कंपार्टमेंट्स है, इसको हम क्या कह देते हैं, चैम्बर्स कह देते हैं। तो वैसे ही हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है इसको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो इस तरीके से जो है हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। एक तरफ इसका एपेक्स होता है जो कि ये इसका एपेक्स है और एक तरफ इसका बेस होता है, ये इसका बेस है, ठीक है। ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं खाली आपको समझा रही हूँ कि ये चैम्बर क्यों कह रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक चैम्बर यहाँ प्रेजेंट है, एक चैम्बर यहाँ प्रेजेंट है, एक चैम्बर यहाँ और एक चैम्बर यहाँ। समझ में आया। ये एक क्या है, ये 2 चैम्बर है और ये 2 चैम्बर है। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एट्रियम्स, एट्रिया जिसको हम कह सकते हैं, एट्रियम फॉर सिंगुलर एंड एट्रियास फॉर प्लूरल। और ये दोनों को हम कह देते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये एक वेंट्रिकल हुआ, ये दूसरा वेंट्रिकल हुआ, ये एक एट्रिया हुआ और ये दूसरा एट्रिया हुआ, एट्रियम हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से 4 चैम्बर्स देखे जाते हैं। अब इसके अंदर जो है वाटर फ्लो करता है, ठीक है, क्या वाटर, सॉरी, हार्ट के अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, वेरी सॉरी, इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। तो कहीं से समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है हमारा ब्लड प्रेजेंट है। वो ब्लड कहाँ की तरफ जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, इधर की तरफ एंटर करेगा। अब यहां से इसको बाहर की तरफ निकालना है, ये यहां से यहां से कोई और जगह पर नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जो कि इन दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होने देता और इन दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। और ये जरूरी क्यों है, ये ब्लड मिक्सिंग ना हो, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो एक साइड है, यहाँ पर अलग टाइप का ब्लड आता है और यहाँ पर जो ब्लड है ये अलग टाइप का ब्लड आता है, ठीक है। ये जो हार्ट होता है, ये देखो एपेक्स मैंने इस साइड की तरफ बनाया है। तो एपेक्स आपका जो होता है वो मतलब आपका जो हार्ट होता है बेसिकली टिल्टेड होता है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं हार्ट, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बेस का एरिया है, ये थोड़ा एपेक्स का एरिया है, ऐसे मान सकते हैं, और ये एक जगह पे टिल्टेड होता है, ठीक है। दिस इज माई लेफ्ट हैंड, इसका बेस है एक तरफ, इसका एपेक्स है। एपेक्स जो होता है वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। तो ये कौन सा साइड हो गया, इसका लेफ्ट साइड हो गया। अब ये जो है ये कौन सा साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। और ये जो पार्ट है ये इसका राइट साइड हो गया, दिस इज द राइट साइड ऑफ योर हार्ट। राइट साइड में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। इसका नेमिंग हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या नेमिंग होगा बताओ, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड, और ये क्या है, एट्रियम है तो लेफ्ट एट्रियम। ये राइट साइड है और राइट साइड का एट्रियम है तो राइट एट्रियम। क्लियर है, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक कि कोई भी तरीके का डाउट है क्या? तो ये आपका हार्ट है बेसिकली। मैंने बहुत ही शॉर्ट पे बताना था लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया काफी कुछ कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, रहने देते इससे, ठीक है। अब ब्लड क्या है, इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड फ्लूइड,
फाउंड फ्लूइड जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा जो एक देखा जाता है, ठीक है, एक तो स्पंजेस के बारे में बात कर ली, आर्थ्रोपोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर मतलब कौन सा फाइलम हो गया, ये हमारा कॉकरोच का फाइलम हो गया, कॉकरोच आते हैं इसके अंदर, राइट। तो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इनके पास में भी एक फ्लूइड देखा जाता है। इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ जो है ये आपका कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्लाइट व्हाइट कलर का देखा जाता है। ये जो है इनका बॉडी फ्लूइड है, इनके पास में ब्लड नहीं होता जिस तरीके से हमारे पास में होता है। इनके पास में जो बॉडी फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। अब ये जो है ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का होता है। ये कॉकरोचेस के अंदर अगर किसी ने कॉकरोच मार के देखा होगा तो उन्हें दिखाई दिया होगा कि ये हीमोलिम्फ जो है उनके अंदर से निकलता है, रिमूव होता है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द हीमोलिम्फ और इसके थ्रू इनका जो है सर्कुलेशन देखा जाता है, क्लियर है। अब ब्लड एक्चुअली होता क्या है, दिस इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम क्या कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू ये वन ऑफ द टाइप ऑफ टिश्यू है। जैसे आपके पास में कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, फिर आपके पास में जो है वी कैन से एक और एक आपका नर्वस टिश्यू हो सकता है, मस्क्यूलर टिश्यू होता है, वैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू कोई भी दो चीज को जोड़ने का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो दो चीज को जोड़ने के अंदर आपके जो है बोन्स आ जाते हैं, कार्टिलेजेस आ जाते हैं और ब्लड आ जाता है। तो ब्लड जो होता है ये भी कोई भी दो चीजों को जोड़ रहा होता है या फिर एज अ मैसेंजर काम कर रहा होता है। तो कैसे काम कर रहा है ये एज अ मैसेंजर, जब भी कोई एक तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं यहां से कोई हार्मोन रिलीज होता है और उसको जाना है कोई टारगेट ऑर्गन पे, यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहां से हार्मोन रिलीज तो हुआ, लेकिन इसके साथ में कनेक्ट करने के लिए ये यहां से यहां पहुंचेगा कैसे, तो एज अ व्हीकल या फिर एज अ ट्रांसपोर्ट करवाने का जो काम हो रहा है वो मैसेंजर कौन है, यहाँ पर ब्लड है, ठीक है। वो मैसेंजर कौन है, यहाँ पर ब्लड है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है, कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए हम इसे कहते हैं। समझ में आ गया, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से सुनो। इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर आता है आपका प्लाज्मा, यू विल हैव प्लाज्मा, और इसी को ही हम फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। फ्लूइड मैट्रिक्स को आप एक तरीके से सीरम भी मान सकते हो, लेकिन आप इसको प्लाज्मा भी मान सकते हो, तो इट इज वन एंड द सेम। और दूसरी चीज आ जाती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरी क्या चीज आ जाती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक आपका प्लाज्मा आ जाता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाता है। तो दिस इज व्हाट मेक्स द ब्लड। तो ब्लड के अंदर दो चीजें आ जाती है, एक प्लाज्मा होता है और एक, ठीक है, एक क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो इस तरीके से अगर मैं ब्लड को सेपरेट करने जाऊंगी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये एक तरीके का टेस्ट है जिसको हम कहते हैं पीसीवी, ठीक है। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, पीसीवी। पीसीवी नाम का टेस्ट होता है जहां पर हम क्या करते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। वो प्रोसीजर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, अभी आपके लिए नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर हम ब्लड को अगर सेपरेट करेंगे, क्या क्या पार्ट्स में हम सेपरेट करेंगे, जब भी अगर हम सेपरेट करेंगे तो उसके इस दो तरीके के मेनली दो पार्टीशन देखे जाते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा जो ऊपर की तरफ आपको बहुत सारा दिखाई देगा, ये 55% दिखाई देता है, और नीचे की तरफ आ जाता है आपका 45% प्रेजेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बीच में एक बफी कोट लेयर होता है, बफी लेयर होता है, कोट होता है, बफी कोट लेयर होता है, जो कि बहुत ही माइन्यूट 0.5 to 1% प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली जो है आपका ज्यादातर प्लाज्मा होता है जो फॉर्म्ड एलिमेंट से ज्यादा होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आपके बेसिकली आपके आरबीसीज रहते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आरबीसीज आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं कहेंगे हम, इसको ब्लड ही कहेंगे या फिर आरबीसीज कहेंगे। तो यहाँ पर आपके आरबीसीज आ जाते हैं जो कि 45% प्रेजेंट होता है, ठीक है। बफी कोट लेयर होता है। अब ये जो बफी कोट लेयर होता है इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सब चीजें आ जाती है, और ये दोनों मिला के आपके क्या बनाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। एक तो आपका आ गया डब्ल्यूबीसीज, एक आ गए प्लेटलेट्स, और दूसरी तरफ एक आपका आ जाता है आरबीसीज जो कि 45% प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, 55% प्लाज्मा। तो यही इसकी नंबरिंग भी है आपकी एज पर योर एनसीईआरटी, यही नंबरिंग देखी जाती है। क्या नंबरिंग है, प्लाज्मा जो होता है कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 55%, ठीक है। मतलब एक फुल्ली ग्रोन एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो प्लाज्मा का क्वांटिटी है वो है 55% प्लाज्मा मिलता है, और आरबीसीज जो होते हैं ये 45% प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम कोई 100 ml ब्लड निकालते हैं फ्रॉम नॉर्मल एडल्ट, ठीक है, तो 100 ml ब्लड अगर हमने निकाला तो उसके अंदर से 55 ml लगभग आपका प्लाज्मा मिलना चाहिए। 52 से 56 भी हो सकता है, और 45 ml आपका जो है क्या होना चाहिए, 45 ml आपका
आरबीसीज होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये हो जाती है दो चीजें जो इसके अंदर मिलती है। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है दिस इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, और ये कितना परसेंट बनाता है? 55% बनाता है। और इसके अंदर क्या चीजें आ जाती है? 55% बनाता है ये। 55% ऑफ ब्लड मेक्स 55% ऑफ ब्लड। फिर दूसरा और क्या आ जाता है? स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट का फ्लूइड होता है, और ये थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है, और 55% ऑफ ब्लड बनाता है। और क्या आ जाएगा इसके अंदर? कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? तो अब इसके कंटेंट्स के अंदर इसके अंदर देखा जाता है वाटर। वाटर कितना होता है? तो 92 to 97% आपको वाटर देखा जाएगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर होता है। इसके अंदर मेजर प्रोटीन्स वगैरह देखे जाते हैं। तो प्रोटीन्स भी इसके अंदर मिलते हैं। ये कितने होते हैं? 6 to 8% प्रोटीन्स मिलते हैं। फिर इसके बाद में इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। मिनरल्स के अंदर आपके क्या आ जाते हैं? कैल्शियम आयंस आ जाते हैं, मैग्नीशियम आ जाएगा, Mg+ आ जाएगा, और फिर मैग्नीशियम आ जाएगा, HCO3- आ जाएगा, दिस इज बाइकार्बोनेट, और फिर क्या आ जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आ जाएगा। तो ये सब चीजें देखी जाती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये एक पॉइंट आपको बताया है, ये भी इसके अंदर मिलता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है? जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में, या फिर ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ये आगे हम देखेंगे इन डिटेल। अभी आप लोग समझ लो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इसके अंदर होते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब वो एक्टिवेट हुए हुए नहीं होते हैं। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। ब्लड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसके बाद में प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? तो 3 मेजर प्रोटीन्स जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, दैट इज योर फर्स्टली, एक तो हो जाता है एल्ब्यूमिन, ठीक है, और एक हो जाता है फिब्रिनोजेन। मैं इसको इन द सीक्वेंस में लिखती हूँ। एक हो जाता है फिब्रिनोजेन, ये एक प्रोटीन है, एक एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, ठीक है, और ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। जो फिब्रिनोजेन है बेसिकली ये क्या करता है? फिब्रिनोजेन का काम क्या है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। और जो एल्ब्यूमिन होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है। ऑस्मोटिक बैलेंस करवाना मतलब हमारे जो बॉडी है इसके अंदर जो वाटर का बेसिकली कंटेंट है, वो वाटर का कंटेंट बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, वो सब काम होता है एल्ब्यूमिन का। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारे ये सारे मिनरल्स आ जाते हैं, मैंने बताया बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आ जाता है। तो ये सब का मेंटेन करके रखना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखना, दैट इज योर किसका काम हो जाता है? ये एल्ब्यूमिन का, और उसे हम ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ग्लोब्यूलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर वी कैन से इसका क्या रोल है? रोल इन इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? बिकॉज ऑफ दीज ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन जो हम देखते हैं IgG, IgA, IgM, IgE, IgD और IgE, ये 5 तरीके के जो इम्यूनोग्लोबिन्स मिलते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। ग्लोब्यूलिन क्या है? बेसिकली तरीके का प्रोटीन ही है जो कि एंटीबॉडी ये सब की तरह काम कर रहा है। अब सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से हमने क्या निकाल दिया? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, CF इज इक्वल टू व्हाट? सीरम। तो सीरम क्या है? बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो प्लाज्मा में से, ये आपका बच जाता है सीरम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज योर प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड एज सीरम। जब हम इसके अंदर से क्या रिमूव कर देंगे? जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो मैंने बताया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कुछ लगभग 14 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये पूरी लिस्ट होती है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, आपको करने भी नहीं है। आपको कोएगुलेशन के अंदर जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम बताए गए हैं, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, इतने थोड़े बहुत नाम है, आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। तो मैं बताऊंगी जब भी इंपॉर्टेंट होगा, जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम निकाल देते हैं, जब बेसिकली ऐसा कोई हमारे पास फ्लूइड हमारी बॉडी में होता है जिसके अंदर कोएगुलेशन, हमारा जो ब्लड है उसको क्लॉट करने
करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वैसे सीरम को हम वैसे बॉडी फ्लूइड को हम सीरम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो काम करते हैं क्लॉटिंग का, वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे फ्लूइड को, ऐसे प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हो गई अबाउट प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर आपकी 3 चीजें आ जाती है। ब्लड जो होता है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। ब्लड के अंदर क्या क्या आ जाता है? ब्लड के अंदर आ जाता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, और बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये 2 चीजों से बना होता है। तो प्लाज्मा हमने देख लिया, प्लाज्मा के अंदर क्या है 92 to 97% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद में 6 to 8% यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यही सब चीजें होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या आ जाता है? देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में यूल सी, एक तो हो जाता है आरबीसी विच इज योर रेड ब्लड सेल्स, एक हो जाते हैं डब्ल्यूबीसीज, और एक हो जाते हैं हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो क्या चीजें इसके अंदर मिलती है? एक होते हैं आरबीसीज, एक होते हैं डब्ल्यूबीसीज, और एक हो जाते हैं प्लेटलेट्स। इनका नाम क्या है? नाम देखो आरबीसीज को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को क्या कहते हैं हम? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी, अभी सुन लो। ल्यूकोसाइट्स, इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये वर्ड का क्या मीनिंग है ये सब मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। इसको जो है हम शॉर्ट में अगर समझना चाहे तो आरबीसीज का नॉर्मल वैल्यू आपका कितना होता है? तो 5 से 5.5 मिलियन, ये इनका नॉर्मल क्या है? नॉर्मल काउंट है। ये इनका क्या है? नॉर्मल काउंट है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, याद कर लो। 9 to 9.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³। इतना वॉल्यूम 1 mm³ का लोगे, ठीक है, अगर आप लोगे तो उसके अंदर से 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज मिलेंगे। ल्यूकोसाइट्स कितने मिलेंगे? तो ल्यूकोसाइट्स का काउंट होता है 6000 से 8000 तक के जो है आपके पर mm³, इतने ल्यूकोसाइट्स देखे जाते हैं। और थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं वो 1.5 लाख टू 3.5 लाख समथिंग पर mm³ देखे जाते हैं एज पर योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल काउंट हो गए। अब ये आरबीसी क्या होता है? आरबीसी से स्टार्ट करेंगे। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इनको हम फॉर्म्ड क्यों कहते हैं? फॉर्म्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में बनते हैं, दे आर मेड इन बॉडी, दे आर मेड इन आवर बॉडी। ये हम बाहर से जो है यूजुअली हम इसका बाहर से इंटेक नहीं कर रहे होते। जैसे हमने फूड खाया तो फूड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, फूड के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, नहीं, वो हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद में बहुत सारे केमिकल मिलकर जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स को वापस बनाएंगे। तो हमारी बॉडी में वो कहीं ना कहीं बन रहा होता है। अंटिल वी आर नॉट टेकिंग इट इंट्राविनसली, हम उसे इंजेक्ट करके नहीं ले रहे हैं तब तक, मतलब हम अगर उसे खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में एज इट इज नहीं प्रेजेंट होगा, वो हमारी बॉडी में फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसलिए हमसे कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज योर प्लेटलेट्स। अब आरबीसी के बारे में क्या बताया है? ये होते हैं बायकॉन्केव। इनका शेप पहले देख लो, पहला पॉइंट मैं बता देती हूँ। दे आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स हम क्यों कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स क्यों कहते हैं? एरिथ्रो, ये वर्ड जहां पर भी आ रहा है मतलब रेड, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, तो जो रेड सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इसका शेप क्या है? तो ये होते हैं बायकॉन्केव और इन्यूक्लिएट मतलब इनके पास में जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इनका नॉर्मल काउंट क्या है? ये बनते कैसे? फॉर्मेशन इनका देखो, इनका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। हमारे बॉडी जो होती है इसके अंदर लॉन्ग बोन्स होती है। लॉन्ग बोन्स मतलब जैसे हमारा ह्यूमरस, ये एक बोन हो गया, यहाँ का एक बोन है, फीमर है जो हमारे थाई का बोन होता है, फिर उसके नीचे आपके टीबियास आ जाते हैं, और फिर आपके जो है दिस इज योर ह्यूमरस, और फिर यहाँ पर रेडियस और अल्ना वो सब प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो बोन्स होते हैं बेसिकली ये सब क्या है? हमारे लॉन्ग बोन्स है। ठीक है, हमारा क्लेविकल है, रिब्स है, ये सारे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये रेड बोन मैरो, ये जो होता है बोन मतलब ये बोन है, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। इसके बीच
बीच में एक नैरो रीजन होता है जहां पर हमारा जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको व्हाइट बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। और रेड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, ये मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं एरिथ्रोपोइसिस, इस प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और ये रेड बोन मैरो के अंदर बनता है और वहां से बन के फिर ये हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है। आरबीसी अच्छे खासे यंग हो जाते हैं। 120 डेज बीत जाने के बाद में 120 डेज बीत जाने के बाद में क्या होता है, ये जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन हमारा क्या है, ये एक ऑर्गन है। अभी आपको डिटेल में स्प्लीन क्या होता है वो सब नहीं पढ़ना है। स्प्लीन आप इतना समझो कि हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है। स्टमक के ही ऊपर लग के एक स्प्लीन एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। स्प्लीन के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये आर्टरीज में जाते हैं। स्प्लीन की जो आर्टरीज होती है, इस तरीके से स्प्लीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसकी आर्टरीज होती है। ये आर्टरीज के अंदर जब आरबीसी ट्रेवल करते हैं तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके होते हैं। जब तक के यंग होते तो इजीली ट्रेवल कर लेते, लेकिन ओल्ड मतलब बहुत ज्यादा साल पुराने मतलब बहुत ज्यादा दिन पुराने हो जाते तो इस तरीके से वो बड़े हो जाते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं और फंसने की वजह से फिर क्या होता है, ये इस तरीके से टूट जाते हैं और यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं, ठीक है। इनकी डेथ हो जाती है। तो स्प्लीन में जाके ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। स्प्लीन में जाके क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और इसीलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। वहां जाके ये स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है इसके अंदर जाके ये मर जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इसका शेप हो गया। अब इसका कलर जो होता है ये रेड कलर का होता है। इसका नॉर्मल काउंट हम देख लेते हैं फटाफट से। नॉर्मल काउंट इसका होता है 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं प्रेजेंट पर mm क्यूब में ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड इतने आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर होता है एचबी, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली देखो, हीमोग्लोबिन जो है ये एक क्या है, इट इज अ प्रोटीन पिगमेंट कंटेनिंग प्रोटीन है ये एक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन होता है, पिगमेंट कंटेनिंग होता है और इसके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इसको हम कह सकते हैं। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। अब ये क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली, ये फॉर अट्रैक्टिंग और फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है मेनली एचबी से। इसका क्या काउंट है, तो 12 to 16 ग्राम्स ये प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर जो अगर हम देखेंगे तो 12 से 16 ग्राम तक का एचबी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा आरबीसीज यहाँ पर एंड हो गए। अभी आगे हम देखेंगे आरबीसीज के अंदर क्या होता है। बेसिकली देख लिया हमने, आरबीसीज कुछ इस तरीके के होता है। अगर हम साइड व्यू उसका देखेंगे तो इस तरीके से कैसे दिखाई देंगे, वो इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर हम साइड व्यू उसका देखेंगे तो इट विल बी सीन लाइक दिस सेल्स, इस तरीके से दिखाई देते हैं क्योंकि यहां से भी वो कॉनकेव है और यहां से भी कॉनकेव है, तो ये सेल्स इस तरीके से दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि इसको रेड पिगमेंट देता है। रेड पिगमेंट किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 प्रोटीन से मिलकर बनता है। टर्शरी अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। ये होते हैं हमारे एडल्ट के अंदर। ये मैं इन योर एनसीईआरटी आपका बता रही हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में बताया हुआ है। ये 2 अल्फा और 2 गामा प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये मिलते हैं इन्फेंट्स के अंदर मिलते हैं। न्यू बॉर्न्स के अंदर ऐसे हीमोग्लोबिन देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर का पार्ट है। ये वाला आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि एडल्ट के अंदर कैसा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन भाई प्रेजेंट होता है। तो हर एक के पास में क्या होता है, एक एक इस तरीके से आयरन प्रेजेंट होता है। इसके पास में आयरन, इसके पास में आयरन, इसके पास में आयरन और इसके पास में आयरन, और इनके पास में बॉन्डिंग हो जाती है। ये पूरा एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाता है। बीच में आयरन नहीं प्रेजेंट होता बेसिकली। तो एक हीमोग्लोबिन से हम कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन से हम इतना ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इतना ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन होता है कि वो ब्लड को पूरा रेड पिगमेंट दे देता है। एंड दैट पिगमेंट इज मेनली, और अगर एकदम फाइनली देखे तो दैट इज बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है। दैट इज योर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में बताया हुआ था और आपके जो है आरबीसीज के बारे में बताया हुआ था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विथ
इसको मैं थोड़ा यहाँ मूव कर देती हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। इससे अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विथ WBCs। अब WBCs का क्या है, देखो WBCs को हमने क्या कह दिया, WBCs ये क्या होते हैं, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। फर्स्टली ये क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और दूसरा क्या आ जाता है, इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसका जो नाम है क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, तो इसीलिए हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनका नॉर्मल काउंट क्या है, इनका नॉर्मल काउंट है 6000 से 8000 तक के ये प्रेजेंट होते हैं। 6000 से 8000 WBCs प्रेजेंट होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में। और फिर ये जो होते हैं लेसर इन नंबर, ऐसा बताया है, दीज आर लेसर इन नंबर। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये भी और ज्यादा वेराई करता है, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वेराई करता है, कुछ 12 घंटे के अंदर डेड हो जाते हैं, कोई 24 घंटे के अंदर हो जाते हैं, कुछ 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, इस तरीके से इनका लाइफ स्पैन वेराई करता है। और ये जो WBCs होते हैं इसके अंदर ना 2 मेन पार्टीशंस देखे जाते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। साइट्स का मतलब मैंने क्या बताया अभी जस्ट, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो ऐसे सेल्स जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रैन्यूल्स यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स के अंदर मिलेंगे, ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये एक सेल है, इसके अंदर मिलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। और दूसरी तरफ जो सेल है जहां पर कोई भी ग्रैन्यूल नहीं मिलता, उसका खुद का खाली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। अब इसके अंदर क्या आ जाते हैं, तो इसके अंदर 2 नाम आ जाते हैं, एक हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स के। लिम्फोसाइट्स एक तरीके का सेल है, WBC है, और दूसरे आ जाते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, एक क्या होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये याद रखो आप लोग। बी लिम्फोसाइट जो होता है बेसिकली ये आपका आ जाता है 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और दूसरी सेल मीडिएटेड होती है। तो जो सेल मीडिएटेड, ये सब क्या है आप लोग को पूरा रट्टाफाई करना है, ये सब का डायग्राम मैं आपको बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझेगा। उसके पहले आप खाली याद करते जाओ, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। अभी हम क्या देख रहे हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपके आ जाते हैं 2 जो होते हैं आपके, एक लिम्फोसाइट हो जाते हैं और दूसरे मोनोसाइट्स हो जाते हैं। लिम्फोसाइट के अंदर 2 टाइप के मिलते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। टी लिम्फोसाइट के अंदर आपके आ जाते हैं किलर टी सेल्स, जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। फिर एक आ जाते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स। फिर आ जाते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, और एक आ जाते हैं आपके मेमोरी टी सेल्स। ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं जो आपके टी लिम्फोसाइट के अंदर आते हैं और ये शो करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल के थ्रू इम्यूनिटी होती है, सेल के डायरेक्टली काम करने से इम्यूनिटी होती है, दैट इज योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये हमारे ब्लड के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है फैगोसाइटो, मतलब हम कह सकते हैं वी कैन से डायरेक्टली पैथोजन को किल नहीं करते, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये पैथोजन को डायरेक्टली किल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किलर टी सेल्स। और जो दूसरे हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये चिल्ला चिल्ला के बताने का काम करते हैं कि यहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट है, पैथोजन डिटेक्ट हुआ है। रेगुलेटरी टी सेल्स इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीबॉडी और एंटीजन का जो रिएक्शन, एंटीजन इज बेसिकली एनी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी के लिए नया है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं, दीज आर योर रेगुलेटरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, तो ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये थोड़ी मेमोरी बेस्ड होती है। मेमोरी बेस्ड होती है मतलब कि अगर एक बार पैथोजन कोई आता है हमारी बॉडी में, पहला इनकाउंटर हम कहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में वो एनकाउंटर से क्या हो गया, हमारी बॉडी फाइट करती है और बहुत टाइम के बाद में वो क्या होती है,
उसके ओवरकम कर लेती है। लेकिन फिर दूसरे टाइम बहुत सालों के बाद में वही सेम पैथोजन वापस अगर अटैक करता है बाय एनी मीन्स, बाय एनी सोर्स, अगर हमारी बॉडी वापस कॉन्टेक्ट में आती है तो दूसरा एनकाउंटर होता है, एंड दैट सेकेंड एनकाउंटर और सेकेंड कॉन्टेक्ट जब हमारे बॉडी के साथ में उस पैथोजन का होता है तो वहां पर ये मेमोरी टी सेल्स काम करते हैं। और ये मेमोरी की वजह से इनके पास में क्या होती है, मेमोरी टी सेल्स, एज द नेम सेज, इनके पास में मेमोरी होती है कि ये पैथोजन कैसा है और इसे कैसे किल करना है। तो फर्स्ट एनकाउंटर में जो हमारी बॉडी ने इतना ज्यादा टाइम लगाया, 1 वीक में ठीक हुए, 2 वीक्स में ठीक हुए, अभी नेक्स्ट एनकाउंटर जो होता है बिकॉज ऑफ दीज मेमोरी टी सेल्स, जो अभी जो फाइट होता है, जो अभी अटैक इनके अगेंस्ट में होता है, पैथोजन के अगेंस्ट में, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और बेटर वे में होता है और ज्यादा एडवांस होता है। इसीलिए हम 1 हफ्ते की जगह अगर नेक्स्ट वापस से कोई इन्फेक्शन होता है तो हम 2 दिन में, 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मेमोरी टी सेल्स। ये मैं बना आपको थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो दो टाइप के मिलते हैं, बी लिम्फोसाइट होते हैं और टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सब का बाद में देखेंगे। अभी मोनोसाइट्स जो होते हैं, बेसिकली मोनोसाइट्स जो होते हैं आपके फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये किसके साथ में काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, ये आपका कोई सेल है, यहाँ पर आपका कोई पैथोजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कोई पैथोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है कोई पैथोजन। ठीक है, और ये आपका क्या है, सेल है, ये आपका क्या है, फैगोसाइटोसिस करने वाला सेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहां से ना इनगल्फ करने का स्टार्ट करेगा, ये यहां की तरफ फिर आएगा, फिर ये वापस से इनगल्फ करेगा, फिर ये और अंदर आएगा और फिर ये पूरा ज्वाइंट हो जाएगा और ये पूरा सेल के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे लाइसोसोम्स और बहुत सारे ऐसे सिक्रीशंस होते हैं सेल के अंदर जिससे वो पैथोजन पूरा डेड हो जाता है। ठीक है, वो पैथोजन पूरा डेड हो जाता है, सेल के अंदर ही वो मर जाता है। तो ये फैगोसाइटोसिस ये प्रोसेस होता है। और ये किसके साथ होता है, विथ व्हाट, विथ योर, ठीक है, मोनोसाइट्स हो जाते हैं और आपके बेसोफिल्स हो जाते हैं जो इसको काम, ये इस तरीके का काम करते हुए दिखाई देते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, आई एम सो सॉरी, एक आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं और आपके मोनोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इसके अंदर क्या मिलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स बेसिकली इस तरीके के दिखाई देते हैं, मैंने बता दिया। ये आपका सेल है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रैन्यूल्स में बना देती हूँ विथ पर्पल कलर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। अब इसके अंदर जो है क्या क्लासिफिकेशन दिखा जाता है, तो इसके अंदर 3 नाम आ जाते हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स और दूसरा होता है यूजिनोफिल्स, और एक हो जाते हैं हमारे बेसोफिल्स। ठीक है, इसका नाम देखो क्या लिखा है, यूजिनो, ये आपका रिलेटेड टू एसिड, बेसो रिलेटेड टू बेस, कोई बेस होता है कोई एसिड होता है, न्यूट्रो दोनों को ही स्टेन को नहीं लेता। तो ये नाम किस बेसिस पे दिया है, बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन व्हाट, द टाइप ऑफ स्टेन, द टाइप ऑफ स्टेन, द टाइप ऑफ स्टेन इट टेक्स, द टाइप ऑफ स्टेन इट टेक्स। तो जो आपके बेसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियस बेसिकली होता है ये काफी एसिडिक नेचर का होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो अगर हम इसे कोई बेसिक स्टेन देते हैं, बेसिक स्टेन अगर देते हैं तो ये क्विकली बेसिक स्टेन ले सकता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, बेसोफिल नाम दिया। ये एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जो नाम दिया है इट इज बेस्ड ऑन कौन सा स्टेन वो लेता है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट है उस बेसिस पे नहीं है। इसके पास में जो न्यूक्लियस का कंटेंट है वो तो एसिडिक है, लेकिन ये कौन सा डाई लेता है, कौन सा स्टेन लेता है, उस बेसिस पे हम इसको बेसिक स्टेन कहते हैं, तो बेसोफिल कहते हैं। यूजिनोफिल्स, इसके पास में जो न्यूक्लियस होगा वो हाईली बेसिक नेचर का होगा, उसके अंदर अगर हम एसिडिक डाई डालेंगे तो उसका न्यूक्लियस फटाफट से जल्दी से वो एसिडिक डाई को ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बेसिक मटेरियल है तो वो एसिडिक डाई को लेगा, और इसलिए हम इसे यूजिनोफिल्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स के अंदर कोई भी डाई आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके 3 नाम। अब ये काम क्या करते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स का जो काम होता है, न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस में काम करते हैं। और ये जो आपके यूजिनोफिल्स होते हैं, यूजिनोफिल्स जो होते हैं ये आपके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं, इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं और एलर्जी में फाइट करते हैं, फाइट्स एलर्जी, ये सब चीजों में फाइट करते हैं। फिर बेसोफिल्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, बेसोफिल्स जो होते हैं आपके वी कैन से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम करते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अगर होता है, किसी इन्फेक्शन के आ जाने पर या फिर किसी भी तरीके की स्वेलिंग अगर आ जाती है, कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो वहां पर कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा होता है तो वहां पर बेसोफिल्स काम कर रहे होते हैं। तो बेसोफिल्स जो होते हैं बेसिकली इसके पास में कुछ केमिकल
केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल्स के थ्रू केमिकल्स बनते हैं, वो होते हैं हेपेरिन, इसके अंदर हेपेरिन होता है, हिस्टामिन होता है और सीरोटोनिन होता है, ये सीरोटोनिन जो है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। वेसल्स जो है, इस तरीके की वेसल्स है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसका पाथवे एकदम नैरो कर देगा, ठीक है, पाथवे एकदम नैरो कर देगा। और ये जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या करता है, वेसो डायलेटर है, वेसो डायलेशन करेगा। वेसो मतलब वेसल्स का डायलेशन करेगा, मतलब इस तरीके से कुछ अगर वेसल्स थी तो इसको और डायलेट कर देगा और इस तरीके से एकदम और ज्यादा क्या हो जाएगी, वो डायलेट हो जाएगी, इसका ल्यूमेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो हेपेरिन है ये एक तरीके का एंटीकोएगुलेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एन एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मतलब ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एट सर्टन टू अ सर्टन लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो हेपेरिन क्या करता है, एंटीकोएगुलेंट। कोएगुलेंट मतलब हमारी बॉडी को ये क्लॉट नहीं होने देगा, मतलब अगर यहाँ पर कहीं पर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको प्रॉपर फ्लो होते देना है, ये ब्लड को मिक्स करके एक क्लॉट बना देना। क्लॉट क्या होता है, कोई भी कलेक्शन या फिर एक मास बना देना। ये मास बन गया है यहाँ पर ब्लड का, इसको हम कहते हैं क्लॉटिंग, क्लॉट हो गया है ये। तो ये क्लॉट नहीं बनने देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ हेपेरिन। ये एंटीकोएगुलेंट है, ये आरबीसीज को कलेक्शन या फिर मास फॉर्म नहीं होने देता, क्लॉट नहीं होने देता। तो अगर क्लॉट बन जाएगा, अगर हेपेरिन का डोसेज हमारी बॉडी के अंदर हेपेरिन कम हो जाएगा, उसकी वैल्यूज कम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनने चालू हो जाएंगे। तो ये जो प्रिवेंट कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ हेपेरिन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स जो होते हैं बेसोफिल्स के अंदर मिलते हैं। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम करता है, यूजिनोफिल्स इन्फेक्शंस और एलर्जीज में काम करता है, और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करता है अलॉन्ग विथ मोनोसाइट्स। अब इसका जो नॉर्मल काउंट है वो देख लो, जो आपके बेसोफिल्स होते हैं ये सबसे कम नंबर में होते हैं, और जो आपके मोनोसाइट्स जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हाईएस्ट अमाउंट में होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 60 to 65% आपके न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कितने प्रेजेंट है, 60 to 65% आपके न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, और जो बेसोफिल्स होते हैं ये सबसे कम होते हैं, 0.5 to 1% ये खाली इतने ही प्रेजेंट होते हैं, 0.5 to 1% प्रेजेंट होते हैं। और जो यूजिनोफिल्स है ये आपके 2 से 3% प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं मोनोसाइट्स जो कि 6 से 8% मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स जो कि 2 से 25% कुछ लगभग ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर डिकोड कर देते हैं थोड़ा, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद में लिम्फोसाइट्स होते हैं, देन वी हैव व्हाट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं आपके यूजिनोफिल्स, ठीक है, यूजिनोफिल्स, और लास्टली आपके आ जाते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। तो बेसोफिल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, लास्टली आ जाते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। ये 5 हमने देखा। इसके अंदर से ग्रैनुलोसाइट कौन से है, तो न्यूट्रोफिल जो है वो ग्रैनुलोसाइट है, और जो यूजिनोफिल्स और बेसोफिल्स है ये ग्रैनुलोसाइट है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट नहीं है। इसका कितना क्वांटिटी है, 60 to 65% होता है, ये 20 से 25% प्रेजेंट होता है। मोनोसाइट 6 से 8% प्रेजेंट होता है, यूजिनोफिल्स 2 से 3% होगा, और बेसोफिल्स 0.5 to 1% प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है, यहां से एमसीक्यू बनेंगे, इसके बाहर से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो जाता है डब्ल्यूबीसी खत्म। लास्टली आ जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स देखो जल्दी से, थ्रोम्बोसाइट्स आर नथिंग बट प्लेटलेट्स। ये किस में काम करते हैं, प्लेटलेट्स नाम सुन के ही आपके दिमाग में आना चाहिए कोएगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करने का, ब्लड क्लॉट करने का काम जो है बॉडी पर या फिर किसी भी वुंड पर, मेनली जब भी वुंड हो रहा है, किसी भी तरीके का इंजरी अगर हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, वुंड ब्लड ऊज आउट होता है, ब्लड ऊज आउट हो रहा है तो ब्लड को बंद कराना जरूरी है, बिकॉज हमारी बॉडी में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लड को बंद कराने के लिए एक मैच लाइक स्ट्रक्चर वहां पर बनना चालू हो जाता है। तो वो किसकी वजह से बनता है, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जिसको हम फिब्रिन्स कहते हैं, और वहां पर काम कौन करते हैं, प्लेटलेट्स काम करते हैं, और इनके वी कैन से प्रोसेस से यहाँ पर मैशवर्क बनता है, जहां पर ये जो आरबीसीज बाहर फ्लश हो रहे थे, अब तक के आरबीसीज बाहर जा रहे थे, वो अब जा नहीं पाएंगे, बिकॉज ये मैश के अंदर वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, वो वहां पर ट्रैप हो जाएंगे, और फिर उनका ब्लड फ्लो जो है वहां से रोक दिया जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कोएगुलेशन that takes place at the site of wound, इसका नॉर्मल काउंट कितना है, 1.5 लाख to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। ये इनका नॉर्मल काउंट है, और अगर इनका अगर एब्सेंस होगा या फिर इनकी जो वैल्यूज है अगर वो कम हो जाएगी तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। इसका एक एग्जाम्पल
इस चैप्टर में नहीं दिया है लेकिन आपकी बाकी एनसीईआरटी में बाकी जगह दिया हुआ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या हो रहा होता है कि जो आपके जो ब्लड क्लॉटिंग होना चाहिए वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और फिर ब्लड फ्लो ही होता रहता है, और थोड़ी सी भी अगर इंजरी अगर होती है, नॉर्मल सा कोई स्क्रैच भी अगर आ जाता है तो वहां से लार्ज क्वांटिटी में ब्लड फ्लो होता रहता है, बिकॉज वहां पर प्लेटलेट सही से काम नहीं करते। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ये बनते कैसे, इनका फॉर्मेशन एक बताया हुआ है कि फॉर्मेशन जो है इनका, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स बेसिकली क्या होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। हीमोपोइसिस, जैसे मैंने आपको एक नाम बताया था एरिथ्रोपोइसिस, वैसी एक प्रोसेस होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, ठीक है, ये हीमो का मतलब, हीम जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्लड। ये पूरा, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन। जब भी हम पूरा ब्लड क्रिएट कर रहे होते हैं, पूरे ब्लड के क्रिएशन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं हीमोपोइसिस। लेकिन अगर हम सिर्फ आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे हुआ है उस प्रोसेस के बारे में बात करें तो हम यूज करते हैं वर्ड एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो हीमोपोइसिस के अंदर आपका जो है ल्यूकोपोइसिस भी आ जाएगा। ल्यूकोपोइसिस क्या है आपका डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन, आपका एरिथ्रोपोइसिस भी आ जाएगा, और आपका आ जाता है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस जो होता है ये होता है आपका ठीक है प्लेटलेट फॉर्मेशन। जो थ्रोम्बोपोइसिस होता है यहाँ पर मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स जो मैंने अभी पीछे नाम लिखा है, मेगाकैरियोसाइट्स ऐसे होते हैं बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इनके अंदर इनका फ्रेगमेंट बनता है। इनके फ्रेगमेंट बनते तो इस तरीके से छोटे छोटे इनके फ्रेगमेंट्स मिलते हैं और इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो बड़े सेल्स होते हैं जिनका फ्रेगमेंटाइजेशन होता है, वो फ्रेगमेंट्स होकर क्या बनाते हैं, वो थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इसमें काम करते हैं, क्लॉटिंग में काम करते हैं। इतना आप लोग को याद रखना है। आगे हम बात करेंगे अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में बता दो, अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बात करने वाला है अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। अब ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ठीक है, तो अब आगे बात करने वाला है अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग में क्या देखते हैं हमने देखा है, बहुत बार हमने देखा होगा, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, कोई ए होता है, कोई बी होता है। सिर्फ इतना ब्लड ग्रुप नहीं लिखा होता है, ए पॉजिटिव लिखा होता है, ठीक है, ए पॉजिटिव होता है, कोई ए नेगेटिव होता है, कोई ए बी पॉजिटिव होता है, कोई ए बी नेगेटिव होता है, कोई बी पॉजिटिव होता है, कोई बी नेगेटिव होता है, और कोई ओ पॉजिटिव और कोई ओ नेगेटिव। इस तरीके के 8 ब्लड ग्रुप्स देखे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के 8 देखे जाते हैं एज पर योर एनसीईआरटी। ए, बी, ओ और ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप देखे जाते हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको 4 ब्लड ग्रुप लिखने हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुपिंग देखे जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये बेस्ड ऑन वन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल, ऑन प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजेंस। 2 एंटीजन है। अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एंटीजन का मीनिंग बताया। जो भी हमारी बॉडी के लिए न्यू होती है उसे हम कहते हैं एंटीजन। तो हमारी बॉडी के लिए कोई ऐसी क्या चीजें हैं जो न्यू होगी। अब एंटीजन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है ये किसके पर्सपेक्टिव से किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखो। ये एंटीजन जो होता है ये हमारे लिए एंटीजन नहीं है, लेकिन हमारा आरबीसी जब किसी दूसरे इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर जाएगा तो वो उसके लिए एज एन एंटीजन काम कर सकता है। कब उसकी तरह एंटीजन की तरह काम करेगा, जब उसका डिफरेंट ब्लड ग्रुप होगा तब उसके लिए वो एंटीजन की तरह काम करेगा। ठीक है, देखो मैं आपको और शॉर्ट में और इजी करके समझाती हूँ। ये हमारा क्या है, आरबीसी है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, दिस इज 1 आरबीसी। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है एंटीजन। तो हमारे पास में 2 एंटीजन देखे जाते हैं। सपोज करते हैं दिस इज 1 एंटीजन, दिस इज 1 एंटीजन और दिस इज सेकेंड एंटीजन। सेकेंड एंटीजन दूसरे कलर का बनाओ, ये दूसरा एंटीजन है। ठीक है, अब 2 एंटीजन देखे जाते हैं। इसे हम कहते हैं एक ए एंटीजन होता है और एक बी एंटीजन होता है। जब हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के आरबीसीज के अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तब हम उसका ब्लड ग्रुप कहेंगे ये ए बी है, क्योंकि इसके पास में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसके पास में ऐसा कोई आरबीसी आ जाता है, ठीक है, ऐसा कोई आरबीसी आ जाता है जब इसके पास में क्या मिलते हैं, कोई एक टाइप के ही एंटीजन मिलता है, मतलब या तो ए मिलेगा या तो फिर बी मिलेगा। तो सपोज करते हैं बी नहीं है, या फिर सपोज करते हैं ए नहीं है। ठीक है, अगर ए नहीं होगा और अगर बी प्रेजेंट होगा, सिर्फ बी अगर प्रेजेंट होगा तो ये इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। अगर ए ठीक है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए। वैसे ही अगर हम एक और ठीक है, ये ले लेते हैं
आरबीसी, और इसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, सिंपल आरबीसी प्रेजेंट है, तो अब हम इसे क्या नाम देंगे, इसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। समझ में आ गया? दो एंटीजन है, दो एंटीजन इंपॉर्टेंट है, एक ए एंटीजन है, एक बी एंटीजन है। एंटीजन मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसकी वजह से किसी की बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाए, उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए एंटीजन की तरह काम नहीं कर रहा है, ये दूसरे की बॉडी के लिए कर रहा है। मगर मतलब कि ये ए बी वाला है, अगर हम इसे कोई ए वाले के पास में दे देते हैं जिसका आरबीसी जो है उसके पास में ए एंटीजन प्रेजेंट है, ये ए एंटीजन इसके पास में प्रेजेंट है, तो क्या ये ए बी इसकी तरह एंटीजन की तरह काम करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में ए था, ये वाले के पास में ए था, लेकिन बी तो नहीं था ना, बी तो एब्सेंट है। तो ये बी जो है यहां पर जाके क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करवाएगा, और यहां पर ये इसके लिए इनकम्पैटिबल प्रूफ होगा। ठीक है, इनकम्पैटिबल है। अगर हम यहां पर बात करते हैं ए है, अगर ये वाला ए, ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास में ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या अब ये इसके लिए एज अ कंपैटिबल आरबीसी काम करेगा? तो यस, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसके पास में कोई एक्स्ट्रा आरबीसी नहीं प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसी की जगह कोई बी वाला बंदा है जिसके जो ये जो एंटीजन है ये बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज योर बी एंटीजन, ये प्रेजेंट है, तो क्या ये इस पे काम कर पाएगा? क्या डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए एंटीजन तो इसके पर एब्सेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो समझ में आया आप लोग को ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जरूरी क्यों होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड ग्रुप चेक करना जरूरी है, ब्लड ग्रुप चेक करना जरूरी होता है, चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि एनी एंटीजन, एनी आरबीसी और एनी आरबीसी अगर हम ऐसे transfused, any RBC is transfused that contained antigen which was absent in रिसिपेंट बॉडी के अंदर वो एब्सेंट होगा। रिसिपेंट बॉडी के अंदर अगर वो आरबीसी एब्सेंट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिसिपेंट बॉडी के अंदर वो अगर एब्सेंट होगा तो देन इट विल कॉज रिएक्शंस होगा, और इसकी वजह से जो है अग्लूटिनेशन देखा जा सकता है। जो ब्लड है उसके अंदर क्या देखा जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज देखी जाती है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज देखी जाती है। इस तरीके से आरबीसीज जो होते हैं फाइट कर रहे होते हैं और इनके अंदर फिर आरबीसीज डेड हो जाते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंसेप्ट है। तो अब मुझे बताओ, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते टाइम हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है इसके अंदर दो चीज आ जाती है, आरबीसी भी आ जाते हैं, जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट से वो भी आ जाते हैं और प्लाज्मा भी आ जाते हैं। तो क्या यहाँ से ब्लड लेकर एज इट इज दूसरे की बॉडी में चढ़ाया जाता है क्या? आंसर इज 100% नो। क्या होता है, देखो, जब इसके पास में क्या है, ये ए बी है, ठीक है, इसके पास में ए एंटीजन है और बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके जो एंटीजन इसके पास में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो एंटीजन तो उसके पास में सेफ है, उसके बॉडी के लिए सेफ है। ठीक है, पर्सन है, कोई पर्सन ए है, इसके पास में पर्सन ए है, इसके पास में ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको ये दोनों ही सेफ है। लेकिन कोई पर्सन बी है, ठीक है, यहां पर कोई पर्सन बी है जिसके पास में सिर्फ ए एंटीजन वाला है, तो वो ए ब्लड ग्रुप है उसका, तो बी एंटीजन यहां पर एब्सेंट है, तो उसकी बॉडी में बी एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाला एंटीबॉडी होना चाहिए। तो इसके पास में क्या होता है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। क्यों एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है? क्योंकि यहां पर बी एंटीजन एब्सेंट है, तो इसके एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाला ये एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो जब भी अगर ये पर्सन बी है, इसके पास में अगर ए बी वाला ब्लड ग्रुप अपना, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देगा, तो बी एंटीजन भी यहां पर कांटेक्ट में आ जाएंगे इस पर्सन बी के साथ, और ये जो एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है वो फिर इसके साथ रिएक्ट करके क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक के? अभी कोई बी ब्लड ग्रुप वाला है, अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला इसको ब्लड दे देगा या फिर ए बी वाला कोई ब्लड ग्रुप दे देगा, तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगे, एंटी ए प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, जो कि इस आरबीसीज को किल कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर ओ है, ठीक है, ओ का कैसा है कि इसके पास में एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी। तो इसके पास में ना तो ए वाला दे सकता है, ना तो बी वाला दे सकता है, ना तो ए बी वाला दे सकता है। तो जो ओ है इसको दे कौन सकता है? ये लोग नहीं दे सकते, तो इसके लिए जो डोनर होगा वो ओ ही होना चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप वाला ही होना चाहिए। ठीक है, जो
ठीक है, बी है, इधर पर डोनर कौन हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है, क्योंकि ओ के पास में कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो सबको दे सकता है, क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो वो कोई एंटीबॉडी आके उसको क्यों मारेगी, क्योंकि उसके पास में एंटीजन है ही नहीं, क्यों मारेगी, नहीं मारेगी। तो यहाँ पर जो डोनर होगा, ठीक है, ये अभी ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो डोनर होगा वो या आइदर ए होना चाहिए या तो ओ होना चाहिए। अब ये जो ए बी वाला है, इसके केस में देखो, इसके केस में ए वाला भी चल जाएगा, बी वाला भी चल जाएगा, ए बी वाला भी चल जाएगा, ए बी वाला भी रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसके पास में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है। इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और ओ भी चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओ भी चल जाएगा। तो सारे ही डोनर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब किसी भी तरीके के इंसान को ब्लड ग्रुप दे सकता है, दैट इज योर ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो हर एक को डोनेट कर सकता है, लेकिन यूनिवर्सल रिसिपेंट क्या है, रिसिपेंट कौन है, मतलब कोई भी ब्लड को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, तो दैट इज योर ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन इसके पास में क्या है, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता किसी से भी सिवाय ओ ब्लड ग्रुप वाले के। क्यों, क्योंकि उसके पास में दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है उसके आरबीसी में, और इसीलिए उसके प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है। लोग ये सोचते हैं कि प्लाज्मा जो बेसिकली इसके पास में अगर हम ब्लड दे देते हैं, सपोज करते हैं पर्सन ए है कोई, ठीक है, पर्सन क्या है, कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है, पर्सन बी है, पर्सन ए का जो है वो है बी, ठीक है, वो क्या है, बी पॉजिटिव है, और ये पर्सन बी जो है वो ए बी पॉजिटिव है, वो क्या है, ए बी पॉजिटिव है। तो ये बी पॉजिटिव वाला इसे दे सकता है क्या, तो बी पॉजिटिव वाले का अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर तो प्लाज्मा भी आ जाता है, आरबीसी भी आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी आ जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। वो सब कुछ उठा के इसके अंदर हम डाल देंगे तो इसके प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ना। एंटीबॉडी किसके लिए प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी ना, 100% प्रेजेंट होगी। तो वो अगर इधर पर जाएगा तो ये एंटीबॉडीज जो यहाँ पर एंटर करी है इस बॉडी के अंदर, वो इसके एंटीजन ए के साथ में फाइट कर सकती है, क्योंकि इसके पास में तो ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन इसके पास में प्रेजेंट है, तो यहाँ के एंटीजन से फाइट कर सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, हम जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हम क्या करते हैं, ब्लड का सेग्रीगेशन करते हैं, सेग्रीगेशन करके हमारे पास में प्लाज्मा अलग आ जाता है, आरबीसीज अलग आ जाती है, थ्रोम्बोसाइट्स अलग आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज अलग आ जाते हैं। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन होता है, बाकी कोई भी चीज यूज नहीं की जाती है, सिर्फ आरबीसीज दिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ये पार्ट क्लियर है। अब दूसरा आ जाता है आरएच ग्रुपिंग। ये एक अलग चीज आ जाती है जो हमने अब तक के देखा, हमने ए ब्लड ग्रुप देखा, बी देखा, ओ देखा, ए बी देखा, लेकिन ये पॉजिटिव कहां से आया, ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव हमने पढ़ा ये कहां से आया, तो आरएच एंटीजन करके एक एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन इसे हम कहते हैं। आरएच एंटीजन जो है एक तरीके का एंटीजन है, ये सबसे पहले रीसस मंकी, एक स्पीशीज है मंकी की, उसकी बॉडी में देखा गया था और हमें ये काफी सिमिलर लगा फ्रॉम द एंटीजन जो हमारे आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो आरबीसी होती है यहाँ पर ए एंटीजन प्रेजेंट है और बी एंटीजन प्रेजेंट है, और इसी के साथ में एक छोटा सा भाई प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रीसस, आरएच एंटीजन, ठीक है, आरएच एंटीजन कहते हैं, आरएच एंटीजन, ठीक है। ये ज्यादातर लोगों में प्रेजेंट होता ही है, मोस्टली होता ही है प्रेजेंट, रेयरली एब्सेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट होता है, रेयरली एब्सेंट होता है। रेयरली एब्सेंट होने का मतलब क्या होता है कि ये कुछ लोगों में नहीं देखा जाता, ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, एंटीजन एब्सेंट होता है। और जिन लोगों में प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट है तो उन्हें हम पॉजिटिव से डोनेट करते हैं, अगर एब्सेंट है तो उन्हें हम नेगेटिव से डोनेट करते हैं। तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव यहां से बनता है, ओ नेगेटिव यहां से बनता है,
क्लियर है। अब इसके अंदर से भी अगर हम देखें तो जो नेगेटिव वाले हैं ना वो दोनों को ही दे सकते हैं। नेगेटिव वाले यहां पर ऐड कर दो आप, यहां पर जैसे यहां पर हमने क्या कर दिया, नेगेटिव वाला अगर कोई है तो यहां पर डोनर ए भी है, बी भी है, ए बी भी है और ओ भी है। तो ए नेगेटिव भी दे सकता है, बी नेगेटिव भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव भी और ओ नेगेटिव भी दे सकता है, क्योंकि पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डोनर पर्सन डी देखें तो इसके अंदर डोनर ए और ओ है, तो ए के साथ में आप ए नेगेटिव भी लगा सकते हो। क्यों ए नेगेटिव लगा सकते हो? क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर अगर हमें एकदम स्पेसिफाई करके पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, तो आप खुद से या तो ड्रॉ करके सोच लो कि ओ है तो इसके पास में ए और बी तो एब्सेंट होंगे, लेकिन पॉजिटिव है तो इसके पास में RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। ये नेगेटिव है तो इसके पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये ज्यादा सेफ है, ये देना ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसे देना, ये वाला जो आरबीसी होता है ये डोनेट ज्यादा कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर एकदम स्पेसिफाई करके अगर पूछा जाएगा तो दैट इज योर ओ नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर माना जा सकता है। ओ नेगेटिव बहुत रेयर होता है, तो इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर कह तो देते हैं, लेकिन हम ओ पॉजिटिव ज्यादातर यूज करते हैं। ओ नेगेटिव हम फॉर ओ नेगेटिव पीपल प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो ये RH ग्रुपिंग का केस हो गया। अब एक होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये एक कंडीशन है। ये कब होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस? ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन देखी जाती है जब क्या होते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब क्या, एरिथ्रोब्लास्ट ये क्या है? एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं? ये एक स्टेज होता है एरिथ्रोसाइट का, या फिर एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में एक स्टेज होता है जहां पर आरबीसी को हम एरिथ्रोब्लास्ट या फिर ब्लास्ट मतलब सेल होता है, ठीक है, जो ग्रो हो रहा है, तो ब्लास्ट, तो उसे हम कहते हैं आरबीसी। इसका क्या हो जाता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ फीटस का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, फीटस के आरबीसीज का क्या होता है? आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन देखा जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। फीटस का क्या होता है? कंडीशन वेयर फीटस आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये कब होता है? फीटस आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन मदर्स वोम। ठीक है, अब ये कब होता है? देखो, मदर कैसी है? मदर है, कोई भी RH नेगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप रहने दो, लेकिन वो RH नेगेटिव है, और जो फीटस, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में जो फीटस था वो RH पॉजिटिव था। RH नेगेटिव ये बहुत रेयर केस है, तो मदर हो सकती है RH नेगेटिव, लेकिन फीटस RH नेगेटिव हो ये बहुत रेयरली देखा जाएगा, बहुत ज्यादा रेयरली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही होता है। तो अगर मदर नेगेटिव है भी तो बच्चा जो है वो पॉजिटिव होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चा ने पॉजिटिव है, मतलब इसके पास में क्या है? RH एंटीजन क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है, इसके पास वो प्रेजेंट है। तो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है? जब भी पार्चुरेशन के टाइम पर क्या देखा जाता है कि फीटस जब रिमूव हो रहा होता है, उसको हम इजेक्ट करते हैं वोम से, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट से, तो वहां पर है ना जो ब्लड ऑफ फीटस एंड मदर माइट गेट मिक्स, माइट कम इन कॉन्टैक्ट। अगर वो कॉन्टैक्ट में भी आ जाता है, माइट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अगर वो ब्लड दोनों का कॉन्टैक्ट में भी आ जाता है, ये स्टमक है, ये वोम है, ठीक है, ये वोम है बच्चा, और इसके अंदर बच्चा प्रेजेंट है, ठीक है, ये बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जब डिलीवर हो रहा था तो इसका जो ब्लड था और मम्मा का जो ब्लड था वो क्या हो गया? कांटेक्ट में आ गया, मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर है ना, कैसा क्या केस था यहाँ पर सिनेरियो इस तरीके का देखा जाता है कि ये पॉजिटिव वाला है, कोई भी ब्लड ग्रुप रहने दो, RH पॉजिटिव है, लेकिन मदर का जो ब्लड है वो नेगेटिव है, मतलब इसके पास में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी पे, मतलब इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी इसका डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो इसके जो प्लाज्मा होता है, इसका जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी, RH, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो एंटीबॉडी ऑफ RH प्रेजेंट होता है। तो ये जो पॉजिटिव था इसके पास में क्या था? एंटीजन क्या प्रेजेंट था? एंटीजन RH प्रेजेंट था,
ठीक है। तो ये जब इसके साथ में कांटेक्ट में आया तो ये एंटी आरएच का जो एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी आरएच प्रेजेंट था, ये इसके साथ में कांटेक्ट में आने की वजह से यहां पर क्या होता है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हो सकता है, लेकिन ये काफी ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी देखा जाता है। ट्रांजिएंट क्यों होता है, क्योंकि जो फीटस है वो तो इजेक्ट हो गया, वो तो रिमूव हो गया, लेकिन क्या हुआ, वो तो रिमूव हो गया तो वहां पर कोई भी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी ज्यादा देर तक नहीं देखी जाती। बस एक चीज यहां पर हो जाती है, वो ये होती है कि एंटीबॉडीज अब एकदम होशियार हो जाते हैं। एंटीबॉडीज जो यहां पर बने थे अगेंस्ट आरएच एंटीजन जो मदर की बॉडी में बने थे, ये एकदम होशियार हो जाते हैं। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में जो सेकेंड फीटस अब जो ग्रो हो रहा है, ये भी हाईली चांसेस होते हैं कि ये आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर ना प्लासेंटल बैरियर होता है, प्लासेंटल बैरियर होता है जिसकी वजह से दोनों का ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन जब एंटीबॉडी बन चुकी थी फर्स्ट कांटेक्ट में, फर्स्ट पार्चुरेशन के टाइम पर, तो अब वो एंटीबॉडीज काफी स्मार्ट है और वो अब प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। जो एंटीबॉडीज बन चुकी थी वो एंटीबॉडीज अब तक के वैसी ही रहती है क्योंकि मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीबॉडीज जो होती है प्लासेंटल बैरियर को पास कर सकती है। इट कैन पास थ्रू प्लासेंटल बैरियर। ठीक है, अब ये प्लासेंटा से तो पास कर गई, किधर तक पहुंची, ये फीटस तक पहुंची, और जो फीटस का जो आरबीसी रहेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगी और वहां पर देखा जाएगा क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी से किसके अंदर देखा जा रहा है, जो फीटस है, जो पूरा अभी ग्रो भी नहीं किया है, कुछ ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, उसके जो आरबीसी है उसको क्लम्प करेगी, उसको तोड़ेगी, और वहां पर क्या हो जाएगा, जो हाईली एनेमिक देखा जाएगा, जो फीटस होगा वो हाईली एनेमिक होगा, उसको आरबीसीज ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था और ये फर्स्ट कांटेक्ट में यहाँ की एंटीबॉडीज एकदम स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गई थी। ये क्यों हुआ, क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव है, उसके पास में वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका एंटीबॉडी डेफिनेटली प्रेजेंट है, और जो फीटस है उसको वो आरएच पॉजिटिव होगा। हाई चांसेस यही होते हैं। तो यहाँ पर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ आरबीसी का, और यहाँ पर जो फीटस होगा वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसको अवॉइड करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसा केस होता है कि मदर आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव मदर है और उसका क्या हुआ है, पार्चुरेशन हुआ है, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि ब्लड दोनों का कांटेक्ट में आए और एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाए मदर के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, एंटी आरएच देते हैं, एंटीबॉडी आरएच देते हैं। ये किसके अगेंस्ट काम करता है, एंटी मतलब अगेंस्ट काम करता है, किसके, एंटीबॉडी जो आरएच के खिलाफ, आरएच के अगेंस्ट में बनी है उसके अगेंस्ट में काम करने वाला एंटीबॉडी होता है। तो ये ऐसे एंटीबॉडीज दिए जाते हैं जो किसके अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं, ऐसे एंटीबॉडीज के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं जो आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसे एंटीबॉडीज को ही हम जब डिस्ट्रॉय कर देंगे ऑन वेरी फर्स्ट प्लेस, तो ये एंटीबॉडीज बचेगी ही नहीं बॉडी के अंदर, और नेक्स्ट कांटेक्ट जो फर्दर कांटेक्ट होगा उसमें फिर वो एंटीबॉडीज काम नहीं कर पाएगी। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ आरएच ग्रुपिंग, आरएच एंटीजन एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसे हम नाम देते हैं। ठीक है, आरएच ग्रुपिंग की वजह से हमें ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव ये मार्किंग्स देखी जाती है, और ब्लड ग्रुप्स इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मैंने बता दिया। लास्टली आपका एक बच जाता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, which will be completing later on। यहाँ तक हमने क्या देख लिया अबाउट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, आरएच एंटीजन के बारे में हमने बात कर ली। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कोएगुलेशन होता क्या है, कोएगुलेशन मतलब कोई भी एक कोएगुलम फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। कोएगुलम क्या होता है, दिस इज द मास ऑफ ब्लड फॉर्म्ड as a result of reactions which is induced. It is formed as a result of induced wound, या फिर because of as a result of wound, या फिर injury। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मास ऑफ ब्लड फॉर्म हो जाता है या फिर एक स्कम फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म हो जाता है, रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कोई साइट ऑफ इंजरी है,
ये स्किन का लेयर है। यहाँ पर कोई साइट ऑफ इंजरी दिखाई दी है कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इंजरी हुई है, और ये इंजरी पर हम देख सकते हैं कि एक ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म हो जाता है कुछ इस तरीके से। ऐसा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर फॉर्म होता है इसे हम कह देते हैं स्कम, और ऊपर का जो लेयर होता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर क्या देखा जाता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और फिब्रिन्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। फिब्रिन्स आर नथिंग बट थ्रेड्स। फिब्रिन्स क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। फिब्रिन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इस सब का मैश वर्क स्ट्रक्चर होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है ट्रैप क्या हो जाता है, हमारे आरबीसीज जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये सब इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहला पॉइंट, कोएगुलेशन कब होता है, इट इज इंड्यूस्ड। कोएगुलेशन जो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस विच इज इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वुंड और इंजरी। किधर भी मतलब स्किन पर या कोई भी जगह पर हमारे बॉडी पर अगर कोई इंजरी होती है तो वहां पर फौरन से ब्लड बाहर ऊज आउट होना चालू होता है, और उसी को अवॉइड करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोएगुलेशन। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है बेसिकली, तो दो तरीके से हो सकता है, या तो प्लेटलेट्स के थ्रू डायरेक्ट क्या होता है कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, या तो फिर स्किन के अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं, स्किन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर कुछ कोलाजन आ जाता है। कोलाजन एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर कोएगुलेशन जो हम कह सकते हैं, क्लॉटिंग इंड्यूस होती है, ठीक है। ये चीजें इंड्यूस किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलाजन जो कि कांटेक्ट में आता है विद द वी कैन से जो इंजर्ड पार्ट हुआ है उसके साथ में कांटेक्ट में आने पर होता है। तो ये दो चीजें होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इंडक्शन होता है, इंड्यूस होता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूस व्हाट, कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये दो चीजें इसको इंड्यूस करती है। अब ये जब इंड्यूस होता है तो यहाँ पर 13 फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या कहते हैं हम इसे, क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे 13 फैक्टर्स के नाम अलग अलग होते हैं। इनके अंदर से एक होता है कैल्शियम आयंस, कैल्शियम Ca+2 होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये हम आगे देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में भी बताया है इन योर एनसीईआरटी। कैल्शियम जो होता है दैट वर्क्स इन व्हाट, दैट वर्क्स इन क्लॉटिंग। तो कैल्शियम इसलिए बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर एक फैक्टर होता है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। एक फैक्टर कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन एक फैक्टर है। एक फैक्टर हमारा है फिब्रिनोजेन। ये दो नाम, ऐसे तो 13 फैक्टर्स है, लेकिन ये दो नाम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, ठीक है। फिर आते हैं कुछ एंजाइम्स, जिसके अंदर एक हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेस। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद में हम इसे क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बिन, ये नाम हम इसे देते हैं। नाउ वी कॉल इट एज थ्रोम्बिन। ये क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड था, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेस। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो थ्रोम्बिन था ये एक और एक प्रोसेस में काम करता है। ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ तो इसका क्या काम है, इसका रोल ये है कि जो बॉडी, जो हमारे प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजेन प्रेजेंट है, जो हमने प्रोटीन्स में देखा था, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो फिब्रिनोजेन्स थे इसको कन्वर्जन कराता है इनटू एक्टिवेटेड फिब्रिनोजेन। तो ये जो फिब्रिनोजेन होते हैं ये कैसे होते हैं, इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, तो इनका एक्टिवेशन वो करवाता है। और ये जो फिब्रिनोजेन बेसिकली होते हैं, ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन्स विच आर नथिंग बट थ्रेड्स, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये इस तरीके से क्या करते हैं, मैश वर्क स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे आरबीसीज होते हैं, इसको मैं रेड कलर से मैश बनाई हूं, तो इस कलर से मैं सपोज करते हैं दीज आर योर फिब्रिन्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मैश वर्क स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर जाकर जो है हमारे आरबीसीज ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, और इसलिए बाहर आने से वो स्टॉप
किए जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताया है, ऐसे ही रिएक्शंस और बहुत सारी होती है, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शंस देखी जाती है कि मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो बना वो ऊपर के और किसी प्रोसेस की वजह से बना होगा, और ये जो प्रोसेस यहाँ पर एक्टिवेट हुआ जो कि यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन बनाने में काम आता है, वो जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक और एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने खुद एक प्रायर स्ट्रक्चर से बना होता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर जो एक केमिकल प्रेजेंट है, ये एक्टिवेट हुआ और ये एक्टिवेट होने की वजह से आगे वाला रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो पाया, आगे वाला रिएक्शन कंटिन्यू हो पाया। अगर ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो आगे वाला रिएक्शन भी रुक जाएगा, ये वाला रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सेकेंड रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, और सेकेंड रिएक्शन इसलिए जरूरी है ताकि थर्ड रिएक्शन वी कैन से फॉरवर्ड रिएक्शन उसका हो सके, और वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो फिर फोर्थ रिएक्शन काम करेगी। तो इस तरीके से ये चेन्स में काम करते हैं। इनका जो रिएक्शन होता है इसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। कैस्केड रिएक्शन उन टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं जहां पर कैस्केड रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जहां पर अगर एक भी स्टेप इफ even one step remains incomplete, it will lead to पूरा प्रोसेस ही क्या हो जाएगा? प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, पूरा प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेप में क्या है, हर स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप को फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं कैस्केड रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है बेसिकली क्या हुआ है? स्कम फॉर्म हुआ है। ये स्कम क्यों फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ द थ्रेड्स, जो मैशवर्क स्ट्रक्चर बनाए वो थ्रेड्स क्या है? उसे हम कहते हैं फिब्रिन्स आर नथिंग बट थ्रेड्स। अब ये जो फिब्रिन्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो फिब्रिनोजेन से बनते हैं, एक्टिवेट फिब्रिनोजेन, और ये जो फिब्रिनोजेन होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये इनएक्टिव होते हैं तो इनको एक्टिवेट कराने के लिए सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है, हम कहते हैं थ्रोम्बिन। वो थ्रोम्बिन जो होता है वो खुद इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाने के लिए वी रिक्वायर अनदर एंजाइम। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। इसी तरीके से थ्रोम्बोकाइनेस को कोई एक स्ट्रक्चर अलग बनाता है, और उस तरीके से पिछले भी स्ट्रक्चर्स जो है चेन में बनते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन। और अगर ये कोएगुलेशन में कहीं पर भी कहीं पर भी कोई एब्सेंस होता है या फिर कोई स्टेप नहीं हो पाता है तो आगे के भी रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। और इस वजह से जो है काफी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर एक भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है तो बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज लिम्फ। इसके आगे हम सर्कुलेटरी पाथवे चालू करेंगे एंड दैट विल बी कवर्ड इन द सेकेंड पार्ट। लिम्फ सबसे पहले क्या होता है इसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। लिम्फ इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, ठीक है। और ये बनता कैसे है? ये बनता है, ये फॉर्मेशन इसका मैं बता रही हूँ अभी। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। और इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स वाटर इन अ वेरी हाई कंटेंट। इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा का जो मिनरल कंटेंट है वही मिनरल कंटेंट इसके अंदर मिलता है। प्लाज्मा में मिनरल कंटेंट क्या मिल रहा था? प्लाज्मा का जो मिनरल कंटेंट था दैट वाज Ca+2, Mg+2, HCO3- और Cl- ये सब मिल रहा था। तो वही सब मिनरल्स इसके अंदर भी मिलते हैं, और प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन्स जैसे कि आपके कौन से वो सारे थोड़े बहुत प्रोटीन्स आ जाते हैं। इसके अंदर मेजर प्रोटीन्स नहीं होते, जो मेजर प्रोटीन्स है वो इसके अंदर नहीं होते, माइन्यूट वाले जो प्रोटीन्स है वो आ जाते हैं। अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं। 2 सेल है, ठीक है। इनके अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है? ये सेल वॉल से, या सेल वॉल नहीं है, अगर सेल मेम्ब्रेन हम कहें तो सेल मेम्ब्रेन से पास होते हुए इनके बीच में सेटल हो रहा है। तो यहाँ पर 2 सेल प्रेजेंट है इस तरीके से, और ये इनका क्या था? सेल मेम्ब्रेन मैंने बाहर बनाया, और ये इनका क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब इसके बीच में ना क्या हो रहा है? कोई ना कोई फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, तो इनके बीच में कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। इंटरसेल्यूलर जो फ्लूइड होता है वो इस तरीके का देखा जाता है, कलरलेस फ्लूइड की तरह। ये सब एक जगह कलेक्ट होता है, ठीक है। ये 2 सेल के बीच में का मैंने बताया। ऐसे ही बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज में से अगर हम देखें तो ये एक टिश्यू है, ठीक है। इस टिश्यू में से जो फ्लूइड निकल के आया है वो एक डक्ट है, एक डक्ट होता है, इसके अंदर कलेक्ट होता जाता है। इस डक्ट को हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। इसे हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल,
ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर कलेक्ट होता गया और ये लिम्फेटिक वेसल्स और एक बड़े डक्ट के अंदर ठीक है कलेक्ट हो जाती है और फिर क्या होता है, ये बहुत सारे डक्ट्स मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े से लिम्फेटिक डक्ट के अंदर कलेक्ट करते हैं जिसको हम थोरैसिक डक्ट भी कहते हैं। और फिर फाइनली वो जाता है आईवीसी एसवीसी के थ्रू, मतलब वेना कावा के थ्रू, ठीक है। वेना कावा के अंदर क्या होता है, ये लीव करता है, रिलीज हो जाता है इनटू दी वीन्स, रिलीज इन वीन्स के अंदर रिलीज हो गया। अब ये वीन्स का काम क्या है, ये हार्ट में जाएगी और हार्ट से फिर जो है इसका ऑक्सीजनेशन होगा और इसका जो भी वेस्ट एटसेट्रा जो भी मटेरियल है वो सब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट के अंदर ये जा रही है थ्रू वीन्स, और वीन्स जो है बेसिकली पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट करती है और फिर हार्ट से ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करवाती है। तो ये जो फ्लूइड था जो यहाँ से निकला, दैट इज योर इंटरसेल्युलर फ्लूइड, और यही बहुत सारी जगह से कलेक्ट होकर लिम्फेटिक वेसल के अंदर जाता है। लिम्फेटिक वेसल से एक डक्ट के अंदर जाता है, डक्ट से फिर थोरैसिक डक्ट होती है जो मेजर डक्ट होती है, और फिर उससे वो वीन्स के अंदर एंटर करता है और बहुत सारी वीन्स जो मिलकर इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा बनाती है उसके थ्रू वो हार्ट में एंटर करता है। तो ये इसका हो जाता है फॉर्मेशन। अब इसके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एक और एक चीज इसके कंटेंट के अंदर, इट कंटेन्स व्हाट, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, क्योंकि हम इसे क्या कह रहे हैं, लिम्फ कह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, लिम्फोसाइट्स होने चाहिए। तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये जो लिम्फ होते हैं इसका मेन फंक्शन किसमें होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज व्हाट, एक्ट्स एज वी कैन से क्रॉस चेकर्स होते हैं, जो चेक पॉइंट्स, वी कैन से चेक पॉइंट्स की तरह काम कर रहा होता है ये। इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी एंटीजन, अगर कभी हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन होता है या फिर कोई भी तरीके का एंटीजन होता है, कोई रिएक्शन हो रही होती है, तो वो सारे जो होते हैं ये इंटरसेल्युलर फ्लूइड के साथ में मूव होकर लिम्फेटिक वेसल के अंदर जाते हैं। और जब ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें मिलते हैं स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर नथिंग बट द पुलिस। तो वो पुलिस के साथ में पकड़े जाते हैं एंड देन वहां पर उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि वहां पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। फाइन। तो इस तरीके से जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल्स का रोल किसमें होता है, इम्यूनिटी के अंदर देखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक के। अब एक जो है इसका मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है, देखो मॉडिफिकेशन ये है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन्स जो होते हैं ये इस तरीके का हमारा स्टमक है, स्टमक से फिर डिओडेनम आया, डिओडेनम से जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। तो ये हमारी क्या है, ये इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। इस तरीके से क्या हो जाती है, हमारी इंटेस्टाइन होती है। तो अगर हम इंटेस्टाइन को थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है बेसिकली इसके पास में एक ऐसा लेयर होता है, ठीक है। दिस इज मल्टीपल लेयर होते हैं, मस्कुलरिस होता है, सब म्यूकोजा होता है और फिर म्यूकोजा होता है। तो अगर हम म्यूकोजा का लेयर बना के देखें तो इस तरीके से क्या है, दिस इज द म्यूकोजल लेयर। ये क्या है, ये म्यूकोजल लेयर है, सबसे इनर वाला लेयर है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विलाय। क्या होते हैं, इस तरीके से विलाय प्रेजेंट होते हैं। ये विलाय क्या काम करते हैं, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टरीज और वीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी के ही अंदर एक स्ट्रक्चर इस तरीके का प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल दीज एज, इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लैक्टिल्स। लैक्टिल्स आर नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, मॉडिफिकेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल के ही ये मॉडिफिकेशन है लैक्टिल्स, जो कि इंटेस्टाइनल विलाय के अंदर मिलते हैं। ये विलाय है, ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है ये इंटेस्टाइनल विलाय है। ये विलाय क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फूड को आगे मूव करवाते हैं, ये सब इसका काम होता है। तो यहाँ पर जो आर्टरीज और वीन्स है उसके अंदर प्रोटीन्स और आर्टरीज और वीन्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है, अगर मैं आर्टरीज भी बना दूं तो इस तरीके से यहाँ पर जो आर्टरीज प्रेजेंट होगी, ठीक है, यहाँ पर जो आर्टरीज प्रेजेंट होगी इसके अंदर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, यहाँ पर जो आर्टरीज प्रेजेंट होगी इसके अंदर सारे जो भी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और कार्ब्स, शुगर्स, ये सब प्रेजेंट है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम दी आर्टरीज एंड द वीन्स। लेकिन ये जो ग्रीन वाला सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये जो लैक्टिल्स मैंने बताया, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो ये फैट का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, लैक्टिल्स के थ्रू होता है। लैक्टिल्स आर नथिंग बट लिम्फेटिक वेसल्स, मॉडिफाइड नेचर के ये होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स किसमें काम करते हैं, फॉर इम्यूनिटी, क्योंकि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक के क्लियर है, लिम्फ तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे का जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विल डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, तो वो होगा इन द नेक्स्ट पार्ट। Till then, keep studying. Take care. Goodbye. And just subscribe once you are done watching. And अगर helpful लगे तो like कर दो, comment कर दो, and share it with your friends. See you in the next lecture. Till then, keep studying. Take care. Goodbye.